हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है जैव अणु। यह यूनिट नंबर 10 है हमारे पास, और इस यूनिट का नाम है जैव अणु, या फिर आप कह सकते हो बायोमॉलिक्यूल्स। और आज हमारे पास है इस यूनिट का वन शॉर्ट रिवीजन। तो आपको पता है कि हमने क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और क्लास 12th में टोटल 10 चैप्टर हमारे कोर्स में हैं, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में। और 10 में से 9 चैप्टर का हमने रिवीजन भी कर लिया है, वन शॉट रिवीजन। और इसी क्रम में आज हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है, 10वां चैप्टर, जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल, इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। इससे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज, यानी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो लाइव क्लासेस में चलेगा। ठीक है बेटे? तो जैव अणु स्टार्ट करते हैं। और आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझते रहना है। रिवीजन हम उन्हीं नोट्स से कर रहे हैं, जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाते हुए बनवाए थे, बिल्कुल वही नोट्स से हम रिवीजन करते हैं हर बार। रिवीजन की स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है रिवीजन। और जिन बच्चों ने रिवीजन के वन शॉट लेक्चर की सीरीज को फॉलो नहीं किया है, उन सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वन शॉट रिवीजन के जो 10 लेक्चर हैं, उन 10 लेक्चर की जो प्ले लिस्ट है उसे फॉलो जरूर कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है? एक लेक्चर में पूरे चैप्टर का फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आज हमारे पास है यूनिट नंबर 10। कौन सा यूनिट है बेटे? यूनिट नंबर 10 हमारे पास है आज। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला सवाल यह है कि सर, जैव अणु का मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है कि सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन का मूल आधार होते हैं, यानी जो जीवन जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जैव अणु कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो बहुत आवश्यक हैं जीवित रहने के लिए। उन सभी कार्बनिक यौगिकों को या उन सभी जटिल कार्बनिक यौगिकों को ही हम कहते हैं जैव अणु। जैसे हमारे पास उदाहरण है पोषक तत्व। पोषक तत्व जैव अणु हैं, हार्मोन्स जैव अणु हैं। तो ये सब क्या हैं? जैव अणु। अब सवाल ये आता है कि सर, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? पोषक तत्व का मतलब होता है भोजन के आवश्यक अंग। और पोषक तत्व होते हैं 6, जिन्हें याद करने का एक फार्मूला है, एक निमोनिक है, एक ट्रिक है, प्रोची का खनिज। इसे याद जरूर रखना, प्रोची का खनिज। जहां प्रो का मतलब तो होता है प्रोटीन, ची का मतलब होता है चिकनाई, चिकनाई का मतलब तेल या वसा, का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ख का मतलब होता है खनिज लवण, और वी का मतलब विटामिन, और जय का मतलब क्या होता है? जल। अब देखो आप, प्रो प्रोटीन, ची चिकनाई, का कार्बोहाइड्रेट, ख खनिज लवण, वी विटामिन, जय जल। तो हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए, जो हमें याद करने का तरीका है प्रोची का खनिज। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम पोषक तत्वों में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, और इसमें से ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनने वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे बनने वाले पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप, जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप हों, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र होता है CH2O। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है? देखो, 1:2:1 ही तो है। सामान्य सूत्र इनका होता है CxH2O⁻। ये सवाल आते हैं वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में। कैसे सवाल आते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र बताओ क्या होता है।
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, मक्का, बाजरा, ज्वार। जितने भी अनाज हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखना। जैसे कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे ग्लूकोज, इसे हम रक्त शर्करा कहते हैं। फार्मूला होता है C6H12O6। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, C6H2O का होल 6। सुक्रोज, सुक्रोज जिसे आप चीनी कहते हो या शक्कर कहते हो, C12H22O11, C12H2O का होल 11। स्टार्च, स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं, मांड भी कहते हैं, C6H10O5 का होल N। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर स्टार्च का सूत्र क्या होता है? स्टार्च या मंड का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C6H2O का होल 5, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके क्या कर दिया? होल N। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो वर्गीकरण का पहला आधार है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो प्रकार के। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं शर्करा या सुगर। सुगर या शर्करा क्रिस्टलीय कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, शर्करा इसलिए कहा क्योंकि ये मीठे हैं, क्रिस्टलीय हैं और जल में घुलनशील हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। दूसरे होते हैं अशर्करा या नॉन सुगर्स। इनके बिल्कुल उल्टे, वे तो क्रिस्टलीय थे और ये अक्रिस्टलीय हैं। वे मीठे थे, ये मीठे नहीं हैं। जल में विले हैं, जल में कम विले। वे जल में ज़्यादा घुलते हैं, ये बहुत कम घुलते हैं, जैसे स्टार्च, जैसे सेल्यूलोज, जैसे ग्लाइकोजन। तो ये जल में कम घुलनशील हैं, अक्रिस्टलीय हैं और मीठे नहीं हैं। मीठे नहीं हैं इसलिए इन्हें अशर्करा कहते हैं, और वे मीठे होते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं शर्करा। मोनोसैकेराइड्स यूनिट की संख्या के आधार पर। तो अब आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ये वाला वर्गीकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले तो होते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हिंदी में भी नाम इनका मोनोसैकेराइड ही है। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी आप इन्हें छोटे कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों में नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज को आप इससे भी छोटे कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह से फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ट्रायोज, तो ये चारों क्या हैं? ये हैं मोनोसैकेराइड। उसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? इनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। यदि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट आपके पास है जिसका आपने जल अपघटन करा, जल अपघटन करने का मतलब है पानी में घोलना, बस इतना सुन लो कि यदि आपके पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे आपने पानी में घोल दिया और वो छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं में नहीं टूटा, तो समझ जाओ वो मोनोसैकेराइड है। और यदि वो 2 से लेके 10 तक छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों यानी मोनोसैकेराइड में टूट गया, तो समझ जाओ वो क्या है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जो जल में घुलकर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाता है या इकाइयों में टूट जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि ओलिगोसैकेराइड, जब हमने कहा कि मान लो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसे आप पानी में घोल रहे हो और वो छोटे कार्बोहाइड्रेट में टूट ही नहीं रहा, इसका मतलब वो सबसे छोटा है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, यानी सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। तो वो मोनोसैकेराइड होगा। और यदि किसी कार्बोहाइड्रेट को आपने पानी में घोल दिया और वो 2 मोनोसैकेराइड में टूट गया, तो वो ओलिगोसैकेराइड है। और 3 में टूट गया तो भी, 4 में टूट गया तो भी,
यदि किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में घोलने पर हमें 5 मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त हुए हैं तो उसे भी आप ओलिगोसेकेराइड कहोगे। यानी 2 से लेकर 10 तक यदि मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त होते हैं पानी में घोलने पर, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप ओलिगोसेकेराइड ही कहोगे। पर ओलिगोसेकेराइड फिर कई प्रकार के हो जाएंगे ना। जैसे पहला एग्जांपल है डाइसेकेराइड, डाई माने 2, तो इनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। जैसे आपका सुक्रोज है C12H22O11, सुक्रोज है, चीनी, शक्कर। जब आप इसे पानी में घोलते हो ना, तो पानी में घोलने से क्या होता है, एक तो ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड। तो सुक्रोज का जल अपघटन करने से, ये जो तीर के ऊपर H पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है माध्यम अम्लीय है, थोड़ा सा एसिड डाल रखा है उसमें जिससे रिएक्शन थोड़ी अच्छी हो जाए। तो सुक्रोज यानी चीनी या शक्कर को जब आप पानी में घोलते हो ना, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। तो 2 मोनोसेकेराइड मिले इसलिए इसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड। है तो ये ओलिगोसेकेराइड, पर ओलिगोसेकेराइड का भी एक प्रकार है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। ट्राई माने क्या होता है, 3। तो इनके जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। देखो जैसे रेफिनोज है C18H32O16, यदि आप इसे पानी में घोल दोगे रेफिनोज को, तो आपको 3 मिलेंगे मोनोसेकेराइड, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज, 3 मिले। देखो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलकर 2 मोनोसेकेराइड बनाता है, यानी कोई डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड का जल अपघटन करते समय एक जल के अणु की आवश्यकता पड़ेगी। देखो कार्बन 12 हैं, 6 और 6 12, तो कार्बन तो नहीं हमने यहाँ जोड़ा। हाइड्रोजन कितने हैं, 22, और यहाँ कितने हैं, 12 और 12 24, यानी 2 हाइड्रोजन और चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से ही तो मिलेंगे। देखो तो ध्यान रखना, डाइसेकेराइड जो है उसका जल अपघटन करते समय आपको एक जल के अणु की आवश्यकता पड़ेगी। देखो ऑक्सीजन 11 है और यहाँ देखो 6 और 6 12, तो एक ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो डाइसेकेराइड का जब भी जल अपघटन करो तो एक जल का अणु चाहिए। ट्राइसेकेराइड का जब भी जल अपघटन करोगे तो 2 जल के अणु चाहिए होंगे आपको, ठीक है। और टेट्रासेकेराइड का जब भी जल अपघटन करोगे तो आपको 3 जल के अणु चाहिए होंगे। आप संतुलित करके इस बात को सीख सकते हो। टेट्रा माने 4, इनके जल अपघटन से 4 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। जैसे आपके पास स्टैचियोज है, तो स्टैचियोज का जल अपघटन करोगे तो आपको 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो जाएंगी। आपको पता है मोनोसेकेराइड का सूत्र होता है C6H12O6, ये मोनोसेकेराइड है। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, ठीक है बेटे। देखो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। यहाँ बताया गया है कि अधिकतर ओलिगोसेकेराइड क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील तथा रंगहीन ठोस होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। फिर आते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड। एक तो हो गए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन से हुए, मोनोसेकेराइड वे हुए जिनका जल अपघटन हो ही नहीं रहा था, यानी जो सबसे छोटी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। फिर हमने पढ़े ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वे होते हैं जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपको प्राप्त होती हों। फिर हमने पढ़ा कि भाई ओलिगोसेकेराइड कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड। उनमें से 2-3 आपको बता दिए गए। ओलिगोसेकेराइड के बाद फिर आए पॉलीसेकेराइड। ये तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इन्हें ध्यान रखना तीनों को। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज भी और ग्लाइकोजन भी। जैसे आपके पास मान लो स्टार्च या सेल्यूलोज है, दोनों का अणुसूत्र एक जैसा होता है। स्टार्च या सेल्यूलोज का C6H10O5 N। यदि कोई आपसे स्टार्च का फार्मूला पूछता है वो भी यही है।
जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र एक जैसा होता है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का अणुसूत्र C6H12O6 है, सिर्फ इनके संरचना सूत्रों में फर्क आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो अणुसूत्र स्टार्च का होता है ना, वही सेल्यूलोज का होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का अणुसूत्र होता है C6H10O5 स्टार्च तो आपको पता है, जो चावल आपके घरों में खुले बर्तन में यदि बन रहे हैं, तो चावलों में से जो पानी निकलता है ना, चावलों का पानी जिसे कहते हैं मांड या मंड या स्टार्च, जिससे हम सूती कपड़ों में कलफ भी देते हैं, तो वो स्टार्च है। स्टार्च के बहुत सारे सोर्स मैंने आपको बता दिया, आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेल्यूलोज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा कि जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है किसी भी प्लांट सेल का, जो आउटर मोस्ट परत होता है, लेयर, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर। तो सेल्यूलोज भी अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो हमने यहाँ N लिखा, यदि ये मोनोसेकेराइड होता फिर तो इसका जल अपघटन होता ही ना। यदि डाइसेकेराइड होता तो एक जल का अणु जोड़ना पड़ता, ट्राइसेकेराइड होता तो 2 जोड़ने पड़ते, टेट्रासेकेराइड होता तो 3 जोड़ने पड़ते, पेंटासेकेराइड होता तो 4 जल के अणु जोड़ने पड़ते। यहाँ तो हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड है तो इसका मतलब कई हजार या कई लाख जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हमने N लिख दिया यहाँ। N का मतलब बहुत बड़ी संख्या है, और माध्यम देखो वैसा ही है, अम्लीय है, H पॉजिटिव लिखा हुआ है तीर के ऊपर। तो यहाँ आपको N माने कई हजार, यानी 10 से ज़्यादा मान लो आप, 10 से ज़्यादा इकाइयाँ मिल जाएंगी मोनोसेकेराइड की, C6H12O6 की, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, देखो हमने पहला वर्गीकरण करा था कार्बोहाइड्रेट का, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण ही तो कर रहे हैं हम। हमारे पोषक तत्वों में जो सबसे पहला पोषक तत्व हमने पढ़ना शुरू किया है वो कार्बोहाइड्रेट है। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर, कि एक तो होते हैं शर्करा, एक अशर्करा, जो मीठे हैं वे शर्करा हैं, जो मीठे नहीं हैं वे अशर्करा हैं। फिर हमने पढ़ा दूसरा, मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर, जिनका जल अपघटन हो ही नहीं सकता वे मोनोसेकेराइड हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और जो जल अपघटन होने पर 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड इकाइयां बनाते हैं या देते हैं या उनमें टूटते हैं, उन्हें हमने कहा ओलिगोसेकेराइड। फिर ओलिगोसेकेराइड के अंदर हमने पढ़े डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। और जो जल अपघटन होने पर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां हमें देंगे, उन्हें हमने कहा पॉलीसेकेराइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा आधार है अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर, अपचायक प्रवृत्ति। तो यदि कोई आपसे पूछता है अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के। एक तो होते हैं अपचायक शर्करा, ये अपचायक का कार्य करते हैं, इनमें CHO या CO ग्रुप होता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, और अपचायक का काम करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल है, सुक्रोज को छोड़कर सभी डाइसेकेराइड व मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज को तो, सुक्रोज को छोड़ दो आप, चीनी को छोड़ दो, चीनी को छोड़कर जितने भी डाइसेकेराइड हैं और मोनोसेकेराइड तो सारे के सारे, वे सब अपचायक शर्करा हैं। जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सारे अपचायक शर्करा हैं। सिर्फ किसे छोड़ना है भाई, सारे मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा हैं, सारे के सारे डाइसेकेराइड अपचायक शर्करा हैं। डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड का ही तो एक प्रकार है, पता है ना आपको। तो सारे मोनोसेकेराइड, सारे डाइसेकेराइड अपचायक शर्करा हैं, सिर्फ किसे छोड़ना है, सुक्रोज को। सुक्रोज अपचायक शर्करा नहीं है, हालांकि सुक्रोज डाइसेकेराइड है। फिर आते हैं अनअपचायक शर्करा, ये टॉलेन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करते हैं, जैसे आपका सुक्रोज वहां नहीं था तो यहाँ आ गया, और पॉलीसेकेराइड सारे के सारे। उसके बाद अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। अब हमें सीखना है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसे हम कहते हैं मॉलिस परीक्षण, और ये इंपॉर्टेंट है बेटे।
मॉलिस परीक्षण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण को किस नाम से जानते हैं हम? मॉलिस परीक्षण। बहुत आसान है। देखो, आपको मान लो कोई भी पदार्थ दिया और आपको चेक करके बताना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, आप लैब में कर सकते हो उस प्रैक्टिकल को। आप उस पदार्थ का जलीय विलयन ले लो, यानी पदार्थ को पानी में घोल लो और एक विलयन बना लो। फिर उसमें मिलाओ मॉलिश अभिकर्मक। अब ये मॉलिश अभिकर्मक क्या होता है? ये होता है अल्फा नेफ्थॉल का इथाइल अल्कोहल में 10% विलयन। ये आपको प्रयोगशाला में मिलेगा। अल्फा नेफ्थॉल का को इथाइल अल्कोहल में घोल रखा है 10%, यानी यदि आपका 90 ml इथाइल अल्कोहल है तो 10 ml उसमें अल्फा नेफ्थॉल है। इसे कहते हैं अल्फा नेफ्थॉल का इथाइल अल्कोहल में 10% विलयन। तो पदार्थ का जलीय विलयन आपने बना रखा है, पदार्थ को पानी में घोल के एक विलयन बना रखा है, जिस पदार्थ को टेस्ट करके बताना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। उसमें आपने मॉलिश अभिकर्मक मिला दिया। फिर उसके बाद फिर परख नली की दीवार के सहारे थोड़ा थोड़ा H2SO4 डालना है, बूंद बूंद करके। परख नली की दीवार के सहारे, टपकना नहीं चाहिए उसके अंदर, दीवार के सहारे उसे स्लाइड करते हुए नीचे उतरना चाहिए H2SO4। तो आप देखोगे दो परतों के बीच लाल या भूरा छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी हो जाता है। यदि ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो अतः कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि आपको जो भी पदार्थ दिया गया था, जिसका आपने जलीय विलयन बनाया था, वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट था। याद रखना इस टेस्ट को जरूर, यह परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मॉलिस परीक्षण, मॉलिस टेस्ट। चलो आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की हमारी जिंदगी में, या जीवों की, या दुनिया की, या संसार में। नंबर 1, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं जैव ईंधन। मतलब हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है क्योंकि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना। देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है आपके पास, ये C6H12O6 ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जलवाष्प बनती है और ऊर्जा बनती है, जिसे आप कहते हो ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये ऊर्जा ATP के रूप में इकट्ठा होती है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका इन्वर्टर का बैटरा। वो जब चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा होती है, तो बिजली यदि भाग जाएगी तो बैटरा आपका काम करता रहेगा। तो हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा ATP के रूप में एकत्र होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में। इसीलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा ग्रह। दूसरा, तो पहला तो पता चल गया भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य मकसद है ऊर्जा प्रदान करना हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए, और हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं चल रही हैं उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा हमें मिलेगी भोजन से। तो भोजन में जो भी हम पोषक तत्वों में एक मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हो तो वो पाचन क्रिया के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट फिर कहाँ पहुँचता है? कोशिकाओं में, डाइजेशन के बाद। और कोशिकाओं में पहुंचकर वहां कोशिकाओं में दूसरी चीज क्या पहुंचती है? कार्बोहाइड्रेट तो पाचन क्रिया से पहुंचा, और ऑक्सीजन पहुंचती है सांस लेने की वजह से, श्वसन क्रिया से। तो वो कार्बोहाइड्रेट भी कोशिकाओं में पहुंच गया और आपकी ऑक्सीजन भी पहुंच गई कोशिकाओं में। तो दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा प्राप्त होती है ATP के रूप में। ये ऊर्जा हमारी शरीर के कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्र होती रहती है। आ जाओ, ग्लूकोज ये है ग्लाइकोजन संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ग्लाइकोजन। भाई आपको पता है जब भी आप भोजन करोगे तो आपका भोजन का जब पाचन होगा, पाचन क्रिया के बाद आपकी रक्त में बहुत सारा ग्लूकोज होगा। तो जितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा है हमारे ब्लड में, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। यानी जब ऊर्जा की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में होना चाहिए, और जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो उसे फिर फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना चाहिए। तो जब भी हम ग्लूकोज को
स्टोर करके रखते हैं तो वो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। यानी बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं ना तो ग्लाइकोजन बनता है, क्योंकि ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है और ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं ना, गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों का मौसम, सर्दियां होगी खत्म और गर्मियों का मौसम आ गया, तो आपकी मम्मी सर्दियों के सारे कपड़ों को धोकर उन्हें बड़े बड़े पैकेट बनाकर रख देती हैं। किस लिए रख देती हैं? जिससे दोबारा फिर अगले साल जब सर्दियां आएंगी तो उन्हें निकाल लिया जाएगा और उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है कि हर बार सर्दियों में हम नए गर्म कपड़े खरीद देंगे। तो गर्म कपड़ों को आपकी माताजी क्या करती हैं, संभाल कर, धोकर, साफ सुथरे बनाकर, उनके बड़े बड़े पैकेट बनाकर, यानी बड़े बड़े बैग्स में उन्हें पैक करके रख देती हैं। तो इसी तरह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है ना, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इकट्ठा करके उसके बड़े बड़े पैकेट बनाकर, यानी कई कई हजार ग्लूकोज के, कई कई करोड़ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक पैकेट में कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर दिया जाता है लीवर में। और जो कई हजार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो जो फॉर्म हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जब कई हजार, बहुत सारे अणु ग्लूकोज के जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। और ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर करते हैं हम? अपने लीवर में, यकृत में। ठीक है, तो वो कब काम आता है? जब हमारे ब्लड में, जैसे आपने 4-5 दिन का लगातार व्रत रख लिया, फास्ट रख लिया, आप खाना खा ही नहीं रहे, और जब खाना नहीं खा रहे हो तो आपको कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस समय आपके लीवर में जो स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लाइकोजन, वो फिर टूटना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज वो आपके ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, उससे आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात? तो अब सवाल ये खड़ा होता है कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर ऐसा कैसे होता है? मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में इकट्ठा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पता कौन है? इसका जिम्मेदार है एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे आप कहते हो इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स में से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और वो इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करता रहता है। और यदि किसी व्यक्ति के अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर निकलना शुरू हो जाएगा यूरिन के थ्रू, यानी मूत्र के साथ वो बाहर आएगा, और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। इस बीमारी को हम कहते हैं शुगर की बीमारी। शुगर कह दो, डायबिटीज़ कह दो, मधुमेह कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ऐसे व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं फिर समय समय पर। ठीक है, तो दो हार्मोन है उसके बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इंसुलिन क्या करता है, हार्मोन इस चैप्टर में हमें फर्दर डिस्कस करने हैं। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है कहाँ? लीवर में। अब दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जब उसकी जरूरत पड़ेगी, मान लो 4-5 दिन किसी ने फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, उसने भोजन ग्रहण ही नहीं किया, तो अब उसके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, उसे तो वीकनेस फील होगी फिर। तो वो जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता रहेगा, जिससे हमें जो एनर्जी की जो डेफिशिएंसी हो रही है, ऊर्जा की कमी, ग्लूकोज की कमी, उसकी पूर्ति की जाएगी। तो वो कौन सा हार्मोन है जो इसका जिम्मेदार है? वो हार्मोन भी हमारे पैंक्रियाज से ही निकलता है, अग्नाशय से, उसे कहते हैं ग्लूकेगॉन। क्या कहते हैं? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम बिल्कुल उल्टा है, जो इंसुलिन हार्मोन है उसका बिल्कुल उल्टा काम है उसका। वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। अब आ जाओ नंबर 3 पर। आप समझ में आई बात? तो यहां लिखा हुआ है ग्लाइकोजन संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, स्टोर्ड एनर्जी सोर्स। नंबर 3, प्लांट सेल्स की
सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो अभी मैंने आपको बताया ही कि जितने भी पादप कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नंबर 4, ग्लूकोज से पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से ही बनते हैं। ये सब इसी चैप्टर में डिस्कस करना है इन सारी चीज़ों को भी, ठीक है, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन चल रहा है, जो सबसे पहला पोषक तत्व है, सबसे खास है बढ़ते हुए बच्चों के लिए, पढ़ाई और खेलते हुए बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 6 पोषक तत्व हैं, पर हर एक पोषक तत्व अपनी विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो यहाँ, तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो हमारे कोर्स में है वो है ग्लूकोज, C6H12O6 उसका अणुसूत्र है। यह मीठे फलों और शहद में होता है। मीठे फल जितने भी हैं सब में ग्लूकोज होता है। बनाने की विधियां, सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, इसका जल अपघटन कर दिया, पानी में घोल दिया, माध्यम कैसा है, अम्लीय, तो ग्लूकोज मिल जाएगा आपको, फ्रक्टोज मिल जाएगा। दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। दूसरा तरीका स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, ये बहुत बढ़िया मेथड है। स्टार्च, स्टार्च कह दो या सेल्यूलोज, दोनों से बन जाएगा C6H10O5 का होल N। इसमें जब जल अपघटन करोगे तो N जल के अणु हमें चाहिए, माध्यम अम्लीय चाहिए, तो आपको ग्लूकोज के कई हजार, कई लाख, कई करोड़ अणु आपको मिल जाएंगे। तो इस सबसे ज़्यादा एनर्जी आप यदि पानी में चीनी, सुक्रोज माने शक्कर या चीनी, पानी में चीनी घोल के पी लो तो आपको इतनी ऊर्जा नहीं मिलने की है जितना आप चावलों का मांड पियोगे। जब हम चावल को पानी में डालकर उबालते हैं ना, तो बहुत सारा स्टार्च घुल जाता है किसमें, पानी में, जिससे हमें मांड मिलता है। मांड, मांड का सही नाम मंड है वैसे, स्टार्च। और वो जो है स्टार्च जब पानी में घुलता है तो उससे कई हजार, कई लाख अणु ग्लूकोज के हमें प्राप्त होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। तो जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, फिजिकल वर्क करने वाला कोई भी आदमी है जो बहुत मेहनत करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उसे मांड जरूर पीना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, नवजात शिशु, उन्हें भी चम्मच से मांड पिलाना चाहिए। उसमें थोड़ा नमक या मिठाई घोल सकते हो आप, जिससे उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। नमक घोल सकते हो या कुछ मीठा घोल सकते हो। और छोटे बच्चों को यदि आप मांड पिलाओगे तो उन्हें बहुत एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी की तो ज़रूरत है ही। ग्लूकोज की संरचना, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना की। ऐसी होती है ग्लूकोज की संरचना, उसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और 4 होते हैं CHOH, और एक होता है CH2OH। ध्यान रखना ग्लूकोज की संरचना ऐसी होती है। चलो आगे आते हैं, फिर संरचना के बारे में ही बात करनी है। यह एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डो माने जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन है। यह एक एल्डोहेक्सोज है जिसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज। इसकी उपरोक्त संरचना के निम्न प्रमाण हैं। जो हमने इसकी संरचना बताई कि इसमें एक तो होता है CHO ग्रुप, और 4 होते हैं CHOH ग्रुप, और एक होता है CH2OH। इसके कौन कौन से सबूत हैं? इसका पहला सबूत है अणुसूत्र। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 है, तो यह बताता है कि हाँ भाई ये चीज़ें इसमें होंगी। नंबर 2, 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि, कि 6 कार्बन परमाणु की इसमें चेन है। आप जब इसका ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है देखो, CHO, CHOH, 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 CHOH 4 बार लिख दिया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CHOH का होल 4, और सबसे नीचे लिख दिया CH2OH। जब आप इसे रेड फास्फोरस और HI के साथ इसकी क्रिया कराओगे, तो रेड फास्फोरस के ऊपर जब HI डालते हैं तो हमें नवजात हाइड्रोजन मिलते हैं, और नवजात हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2H इधर 2H इधर, ये बॉन्ड टूट गया, एक H, ये भी बॉन्ड गया, ये भी बॉन्ड गया, ये भी बॉन्ड गया, ये भी बॉन्ड गया। जब सिंगल बॉन्ड टूटता है तो एक H दोनों तरफ जुड़ता है, डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 H। तो इसमें से बहुत सारे जल के अणु निकलेंगे। ये तो H2O निकल रहे इधर तो सारे, और इधर क्या बना है CH3, और नीचे भी CH3, और बीच में सारे CH2। देखो ऊपर भी CH3,
नीचे भी CH3 और बीच में ये क्या है 4 CH2। तो नॉर्मल हेक्सेन बना, यानी 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला वाला एक एल्केन बन गया। इससे पता चला कि 6 कार्बन की श्रृंखला है इसमें ग्लूकोज में। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसे सारी संरचना को खोल के ना दिखाओ, सीधा आप ये ग्लूकोज का ऐसा फार्मूला लिख लो CHO CHOH का होल 4 CH2OH, और इसे रेड फास्फोरस और HI के साथ जब आपने इसकी क्रिया कराई तो नवजात हाइड्रोजन ने इसका अपचयन कर दिया और अपचयन से हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल गया, जिससे पता चला कि हाँ भाई 6 कार्बन की श्रृंखला है इसमें, 6 कार्बन एटम्स की चेन इसमें उपस्थित है। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। तीसरा सबूत, कार्बोनिल ग्रुप यानी CO की पुष्टि। कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि कैसे होती है इसमें कि हाँ इसमें CO ग्रुप है। हमारे पास ये ग्लूकोज है, देखो क्या है CHO CHOH का होल 4 CH2OH। यदि आप हाइड्रोक्सिल एमीन से इसका रिएक्शन कराते हो NH2OH से, तो यहाँ से तो H2 और यहाँ से O निकल जाता है और ये NOH उसके आगे जुड़ जाएगा, तो आपको इस तरह का यौगिक मिलेगा। देखो NOH जुड़ गया उसके आगे, ग्लूकोज ऑक्साइम। इससे पता चलता है हाँ भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम ऑक्साइम कहते हैं। तो ग्लूकोज ने जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करी तो हमें ग्लूकोज ऑक्साइम मिला। इससे पता चला कि हाँ भाई इसमें CHO ग्रुप है, यानी कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरा तरीका, जब आप इसका ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज ही तो है CHO CHOH CH2OH, जब ग्लूकोज का रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करते हो तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ H एक तरफ CN। देखो H भी जुड़ गया, O के साथ जुड़ा ना H और CN, तो हमें ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो जब हम किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और इससे हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो ग्लूकोज ने भी साइनोहाइड्रिन बना दिया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि हाँ भाई इसमें कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन है। तो इस तरीके से पहचान होती है कार्बोनिल ग्रुप की कि हाँ भाई, पहली पहचान क्या हुई, पहली पहचान तो पहला सबूत तो हुआ कि इसका अणुसूत्र C6H12O6 है। दूसरा सबूत हुआ कि इसने जब रिएक्शन करी किसके साथ, रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो इसका अपचयन हुआ और हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला। इससे क्या स्पष्ट हुआ था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। तीसरा सबूत है कि कार्बोनिल ग्रुप है। जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करी तो ऑक्साइम बन गया, जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करी तो साइनोहाइड्रिन बन गया। तो इससे पता चला कि इसमें CO ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन जिसे आप कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं वो है। चौथा इसका सबूत है CHO ग्रुप की पुष्टि। अब CHO ग्रुप की पुष्टि, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो दो तरह के होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो हमें स्पष्ट करना है कि इसमें कीटोन है यानी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड CHO, हमें स्पष्ट करना है कि इसमें CHO है। तो जब हम इस ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं जो एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो ब्रोमीन वाटर सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता ब्रोमीन वाटर, क्योंकि वो दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो CHO का ऑक्सीडेशन होता है COOH, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इससे पता चलता है कि हाँ भाई इसमें CHO ग्रुप है। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, वो एल्डिहाइड का ही कर सकता है, ब्रोमीन वाटर। पांचवा सबूत, 5 OH ग्रुप की अलग अलग कार्बन पर होने की पुष्टि। देखो 4 तो ये हैं, एक ये है। जब आप इस ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे, क्या है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि आपका जो है ना CH3COOH, ये CH3COOH 4 तो ये और एक ये CH3COOH के आपको 5 अणु मिलेंगे यहाँ, और ये जो आपका है COCH3 वो जुड़ जाएगा। देखो यहाँ COCH3 जुड़ गया, यहाँ भी COCH3, एक O पहले से बचा हुआ था ना वहाँ, तो COOCH3, ऐसे ऐसे 4 तो ये मिल गए और एक ये मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिल गया। तो जब भी आप ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है।
इससे पता चलता है कि हाँ भाई 5 OH ग्रुप हैं इसमें, 4 तो ये रहे और एक ये रहा OH ग्रुप। ठीक है। छठा सबूत है एक प्राइमरी अल्कोहल की पुष्टि। प्राइमरी अल्कोहल तो ये नीचे वाला है CH2OH, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है चारों। तो जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर जो CHO है उसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। ब्रोमीन वाटर ने जब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, जो दुर्बल ऑक्सीकारक था उसने इसका ऑक्सीकरण कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन होकर तो COOH मिलेगा ही। पर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर भी COOH मिलेगा, सैकरिक एसिड। क्या मिलेगा? सैकरिक एसिड। और यहाँ देखना जरा, जब आपके पास ग्लूकोनिक एसिड है जो हमने ब्रोमीन वाटर के ऑक्सीडेशन से प्राप्त करा था, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से करा था तो ग्लूकोनिक एसिड मिला था ना मैं। यदि ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करते हो तो भी यही मिलता है, सैकरिक एसिड। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ये मिला, ग्लूकोनिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ये मिला। इससे पता चलता है कि हाँ भाई इसमें एक सेकेंडरी एल्कोहल नहीं, एक प्राइमरी अल्कोहल है। चार तो सेकेंडरी हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल की पुष्टि इससे होती है। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, उपरोक्त गुणों के आधार पर फिशर ने ग्लूकोज की निम्न संरचना प्रस्तुत की। फिशर ने बताया कि ग्लूकोज ऐसा होता है, इसमें 6 कार्बन है, सबसे ऊपर HOH है यानी CHO, और सबसे नीचे CH2OH, बीच में सारे CHOH हैं। ऑर्डर ध्यान रखना है, क्रम ध्यान रखना है। एच को देखो दूसरे कार्बन से पांचवें कार्बन तक, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, या तो एच का क्रम याद रख लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, या फिर OH का क्रम याद रख लो। बस इसका ध्यान रखना है कि यहाँ H इधर है, O इधर है, और CH2OH को तो कैसे भी लिख दो। ग्लूकोज का सही नाम D+ ग्लूकोज होता है। जहां D क्या है? संरचना के लिए इसकी ये जो संरचना है इसे D स्ट्रक्चर कहते हैं, ये संरचना विशेष है। H को देखो, यहाँ तो ऊपर और नीचे वाला कार्बन तो नॉर्मल है, दूसरे से पांचवें तक याद रखना है H को, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। जहां D संरचना के लिए है और प्लस किस लिए है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के लिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा देता है ना। जो भी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को या कंपन तल को दाईं तरफ को यानी दक्षिणावर्त घुमा देता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस। इसलिए इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज। जो नेचुरल ग्लूकोज होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ग्लूकोज, वो डेक्स्ट्रोज ही होता है, यानी D+ ग्लूकोज ही होता है। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या फिशर प्रक्षेपण सूत्र, यह हमने ग्लूकोज बनाया बीच में, देखना ध्यान से, यह है बिल्कुल वही जो स्ट्रक्चर फिशर ने बताया था। CHO CHOH 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 CH2OH। देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, बीच के दूसरे से पांचवें कार्बन तक का खेल है जिसे आपको याद रखना है। अब उन्होंने बताया कि फिशर ने, ये जो पहला कार्बन है ना और जो पांचवा कार्बन है, इनमें होगा जो भी पार्टनरशिप होगी, क्या होगी? होगी ये कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड उस कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ेगा, और ये ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा वहाँ O के पास, वो OH बन जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि देखो, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच ये ऑक्सीजन आ गया, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, देखो ये ऑक्सीजन। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? मतलब ये तो बॉन्ड दिखाना है, और जो इसके साथ हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया? ये चला गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के पास चला गया, ये ऑक्सीजन के पास। तो दो तरह की संरचनाएं मिली हमें, एक तो चक्रीय संरचना ये मिली और एक तो ये। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पहले कार्बन पर। यहाँ देखो लेफ्ट में H, राइट में OH है, और यहाँ लेफ्ट में OH और राइट में H है। एक मिनट जरा होल्ड कर लो जरा एक बार।
हेलो। हाँ जी। देखो चलो, कहाँ थे हम थे ये दोनों स्ट्रक्चर, दो चक्रीय संरचनाएं हमें प्राप्त हुई। दो चक्रीय संरचना, ध्यान रखना, फिशर प्रक्षेपण सूत्र का सवाल जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर आने हैं बिल्कुल। एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, और फिर पहले और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन दिखाना है। ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। डिफरेंस आएगा सिर्फ पहले कार्बन पर। पहले कार्बन में OH देखो यहाँ लेफ्ट में है और यहाँ OH राइट में है। H इसमें लेफ्ट में है और इसका H राइट में। सिर्फ डिफरेंस पहले कार्बन पर ही आना है चक्रीय संरचना में। तो जब यदि ऐसी संरचना हमारे पास है जिसमें लेफ्ट में H राइट में OH है, तो उसे आप कह सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज। इनमें से एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ पहले कार्बन पर है। और एक तो यह ध्यान रखना है कि डिफरेंस सिर्फ पहले कार्बन पर है, और एक यह ध्यान रखना है कि आपको जो रिंग बनाना है, चक्र बनाना है, वो पहले और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन को जोड़ना है। और इस चीज़ को दिखाना है कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वो जोड़ रहा है पहले और पांचवें कार्बन के बीच इस ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था वो चला गया वहाँ O के पास। देखो O के पास चला गया H, O के पास चला गया H। अब देखो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। ग्लूकोज की इन संरचनाओं को चक्रीय हेमी एसिटल संरचना भी कहते हैं। चक्रीय हेमी एसिटल संरचना भी कहते हैं। इनमें केवल पहले कार्बन में ही अंतर होता है। क्या कहते हैं? चक्रीय हेमी एसिटल संरचना। और डिफरेंस कहाँ होता है? केवल और केवल पहले कार्बन पर। डिफरेंस सिर्फ पहले कार्बन पर ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे एनोमर या पाइरेनोज संरचना या हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। यह भी ग्लूकोज का परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनोमरी कार्बन का मतलब होता है पहला कार्बन। एनोमरी कार्बन का मतलब पहला कार्बन। चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइडिक कार्बन भी आप इसे कह सकते हो। CHO वाला ही तो था पहला कार्बन, एल्डिहाइड वाला पहला कार्बन। और पाइरेन से इसमें संरचना में पाइरेन जैसा संरचना आपको देखने को मिलता है, पाइरेन से समानता देखने को मिलती है। इसलिए इस ग्लूकोज की संरचना को या ग्लूकोज की ऐसी संरचना को पाइरेनोज संरचना कहते हैं। ऐसा होता है पाइरेन। परीक्षा में आप इसे बना के आ सकते हो कि पाइरेन ऐसा होता है कि उसमें बीच में ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा होता है, इसके जैसी संरचना होती है। देखो क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी आपको एक षटकोण बनाना है, हेक्सागन। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन बनाना है वहां ऊपर CH2OH। पहला कार्बन क्या है? पहले कार्बन के ऊपर है आपका, जैसे पहले कार्बन के ऊपर CHOH था ना, पहले कार्बन के ऊपर आपको पता है जो पहला कार्बन था उसके पास, वैसे तो वो CHO था, पर O के पास पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन आ गया था ना हाइड्रोजन, तो वो बन गया पहला कार्बन। उसके पास एक H है, एक OH है। बाकी दूसरे कार्बन पर HOH, तीसरे कार्बन पर HOH, चौथे कार्बन पर HOH, पांचवें कार्बन पर एक H है, और छठे कार्बन, अब पांचवें कार्बन पर एक H है, और पांचवें कार्बन पर ही एक O है जो पहले कार्बन और पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। देखो ये ऑक्सीजन पहले और पांचवें कार्बन के बीच है जो चक्र बना रहा है, और फिर उसके बाद जुड़ा हुआ है पांचवें कार्बन के बाद छठा कार्बन CH2OH। आपको इस संरचना को बनाना सीखना है कि इसमें पहले कार्बन पर HOH, दूसरे पर भी सेम है, तीसरे पर नीचे चला गया H, चौथे पर ऊपर चला गया और पांचवें पर नीचे। पहला और दूसरे कार्बन पर H ऊपर है, तीसरे पर नीचे और चौथे पर H ऊपर है और पांचवें पर नीचे है, और फिर छठा कार्बन CH2OH है, और पांचवें और पहले कार्बन के बीच ऑक्सीजन है। ठीक है, ये संरचना है जिसे आप कह सकते हो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हो। अब ये संरचना इस वाली में बदलती रहती है और ये इसमें, दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पहला कार्बन, इसे देख लो पहले कार्बन को बस, और बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि अभी पहली संरचना में हमने पढ़ा था जो दोनों में, ये तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, जिसे ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हो, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ पहले कार्बन पर। जैसे हमने चक्रीय संरचना में पढ़ा है, डिफरेंस सिर्फ कहाँ होता है? पहले कार्बन पर। यदि एक संरचना बनानी आ गई तो दूसरी तो बना ही लोगे आप, पक्की बात है।
वैसे बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना ज़्यादा आसान है। एच नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ आसान है। और नहीं तो इसे देखोगे तो ऊपर ऊपर फिर अपोजिट होता जाएगा। ये पेपर में आता है, संरचना बनानी आनी चाहिए जरूर आपको, बिल्कुल। तो ग्लूकोज के बाद दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट हमारे कोर्स में है वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यह एक कीटोहेक्सोज है। क्या है? कीटोहेक्सोज, यानी इसमें कीटोन ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड था। सुक्रोज से जल अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से, यहाँ के आ जाना चाहिए था, जल्दबाजी में से लिखा गया। सुक्रोज के जल अपघटन से आपको मिलेगा। प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। कौन? फ्रक्टोज। संरचना देखो फ्रक्टोज की, खुली श्रृंखला संरचना। इसका खुली श्रृंखला संरचना ऐसा होता है, देखो ये फ्रक्टोज का संरचना है। CH2OH ऊपर भी है नीचे भी है, और बीच में यहाँ CO है, बाकी CHOH हैं सारे। ऐसी संरचना ये बनानी आनी चाहिए आपको जरूर, कि इसमें पहला कार्बन सबसे ऊपर वाला CH2OH है, सबसे नीचे वाला छठा कार्बन भी CH2OH है, दूसरे कार्बन पर इसमें CO है, बाकी तीसरा चौथा और पांचवा कार्बन CHOH है। इसका क्रम याद रखना कि तीसरे कार्बन पर राइट लेफ्ट लेफ्ट, बस ये याद रखना है आपको जरूर। अणुसूत्र इसका ग्लूकोज वाला ही होता है, C6H12O6 फ्रक्टोज का। सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है, देखो 6 कार्बन एटम सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, देखो डी श्रेणी से संबंधित है, जैसे ग्लूकोज भी डी श्रेणी से है, फ्रक्टोज भी। वाम ध्रुवण घूर्णक है माइनस, ग्लूकोज होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है लेवियो रोटेटरी, इसलिए इसे डी माइनस फ्रक्टोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी माइनस फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे फ्यूरेनोज संरचना, फ्यूरॉन के समान। फ्यूरॉन ऐसा होता है, देखो उसमें तो हेक्सागन था, षटकोण, इसमें पंचकोण है, देखो 1 2 3 4 5 हैं इसकी भुजाएं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि भाई पहला कार्बन है CH2OH, दूसरा कार्बन है CHOH होना चाहिए था, पर दूसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन आएगा। ग्लूकोज में पहले और पांचवें के बीच ऑक्सीजन जुड़ा था, इसमें दूसरे और पांचवें के बीच। आप यहां से सीख सकते हो, चलो बीच में से ही दोनों संरचना बनाएंगे, जैसे ग्लूकोज में सीखा था हमने। ग्लूकोज में हमने सीखा था कि पहला कार्बन जो CHO वाला था, O कार्बन और पांचवा कार्बन जुड़े थे आपस में, बीच में उनके ऑक्सीजन आया था। इसमें आपको पता है कि कीटोन दूसरे कार्बन पर है, तो CH2OH CO, CHOH 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 CH2OH। तो जो दूसरा कार्बन है और पांचवा कार्बन है, इसका ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये आ जाएगा, इस ऑक्सीजन को जोड़ेगा। पहले दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, दूसरे और पांचवें के बीच, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो देखो दूसरे और पांचवें के बीच ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इस CH2OH को ऊपर लिख दो तो बीच में से जोड़ दो, तब भी वही बात है, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन है, और जो इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन था वो चला गया यहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कार्बन, इसे कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज या फ्रक्टोफ्यूरेनोज कह सकते हो आप। अब ऐसा ही संरचना इसका होता है, डिफरेंस सिर्फ आएगा कहाँ? दूसरे कार्बन पर। ये दूसरे कार्बन को देख लो, इसी पर डिफरेंस आएगा बस, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसमें क्या है? इसमें आप देख रहे राइट में OH है, उसमें लेफ्ट में आ गया, इसमें CH2OH लेफ्ट में है, उसमें राइट में आ गया, देखो है ना, है ना डिफरेंस। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आ जाओ चलो, अब हम बात करते हैं हावर्थ संरचना की। हावर्थ संरचना कैसी होती है भाई? बिल्कुल ऐसी है, इसमें पेंटागन बनेगा, यहाँ भी सारी संरचना सेम होगी बिल्कुल, सिर्फ डिफरेंस यहाँ आएगा इस दूसरे कार्बन पर। देख लो, जिस तरह ग्लूकोज की संरचना में हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र में ग्लूकोज में डिफरेंस आ रहा था पहले कार्बन पर, यहाँ दूसरे पर डिफरेंस आएगा, बाकी सेम है। देखो यहाँ OH नीचे है, वहाँ ऊपर चला गया, यहाँ CH2OH ऊपर है, यहाँ नीचे चला गया। तो इनमें से एक तो अल्फा डी माइनस ग्लूको फ्रक्टोज होगा, एक बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज कह दो या फ्रक्टोफ्यूरेनोज कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना।
तो हमने ग्लूकोज पढ़ लिया पूरा, फ्रक्टोज पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज चीनी या शक्कर, यह एक डाइसैकेराइड है। जल अपघटन पर डी प्लस ग्लूकोज व डी माइनस फ्रक्टोज देता है, या खाली ऐसा लिख दो, जल अपघटन पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है। C12H22O11 प्लस H2O, अम्लीय माध्यम, एक तो बन गया ग्लूकोज, एक बन गया फ्रक्टोज। संरचना इसकी ऐसी होती है, देखो सुक्रोज की। सुक्रोज की संरचना कि इसमें एक तो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज तो यह है हमारा, अभी सीखा था हमने बनाना, और एक है बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं, ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जुड़ता है और बीच में आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये यदि इसका जल अपघटन कर दूं ना मैं, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा OH, तो एक तो मिल जाएगा हमें ग्लूकोज, एक मिल जाएगा हमें फ्रक्टोज। समझ में आई बात? तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आ रहा आपको, बीटा डी फ्रक्टोज बनाना आ रहा। इसके पहले कार्बन से इसका दूसरा कार्बन जोड़ दो, बीच में लगा दो ऑक्सीजन। ये जो बीच में बॉन्ड बना है ना, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पेपर में सवाल आता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कौन कौन से कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो आपको बताना है ग्लूकोज का तो पहला और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच में होता है ऑक्सीजन। तो सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, अनअपचायक शर्करा है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जुड़ता है, अभी समझाया मैंने। उसके बाद आता है माल्टोज। सुक्रोज के बाद कौन सा है? माल्टोज। ये भी डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज के दो अणुओं से बनता है। एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ता है और अपचायक शर्करा है। भाई डाइसैकेराइड तो सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी सारे अपचायक शर्करा हैं ही। देखो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, सेम हमने यहाँ बना रखा है स्ट्रक्चर। तो पहले कार्बन को चौथे कार्बन से जोड़ना है बस। जैसे ग्लूकोज को हमने फ्रक्टोज से जोड़ा था ना, तो फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन था, पर जैसा ग्लूकोज यहाँ बनाया है ऐसा ही यहाँ बनाओ और पहले कार्बन को चौथे कार्बन से आप जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या? माल्टोज। और माल्टोज के बाद नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट हमें पढ़ना है वो है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। लैक्टिक एसिड तो सुना है, दूध में होता है, दूध में उपस्थित होता है, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं इसलिए इसे। बीटा डी गैलेक्टोज व बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। गैलेक्टोज का पहला कार्बन ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, गैलेक्टोज का पहला कार्बन है, देखो ये तो है आपके पास बीटा डी गैलेक्टोज, ये पहला कार्बन है, और ये है बीटा डी ग्लूकोज, इसका चौथा कार्बन है। तो पहला और चौथा कार्बन आपस में जुड़ेंगे, पहला और चौथा कार्बन आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अपचायक शर्करा है, भाई डाइसैकेराइड तो सारी अपचायक शर्करा हैं, एक सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारी अपचायक हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। उसके बाद आता है स्टार्च। स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड है, आपको पता है, स्टार्च भी सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड, मनुष्य के लिए अच्छा भोजन है, दाल जड़ कंद सब्जियों आदि में होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो बनेगा स्टार्च। दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो एमिलोज और एक एमिलोपेक्टिन। ये सवाल आता है पेपर में कि जो स्टार्च है वो कौन से दो घटकों से मिलकर बनता है, तो एक तो एमिलोज होता है इसमें, एक होता है एमिलोपेक्टिन। अब एमिलोज कैसा होता है इसमें? एमिलोज की खासियत यह है कि वो जल में तो घुल जाएगा, जल में घुलनशील। स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है एमिलोज, और 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की अशाखित श्रृंखला होती है। यानी 200 से 1000 तक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जुड़े होते हैं सीधी श्रृंखला में, तो एमिलोज बनता है। जैसे देखना जरा यहाँ, यहाँ देखो जरा ध्यान से, एमिलोज का स्ट्रक्चर है ये, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, उससे पहले भी होंगे। 200 से लेके 1000 तक के जब
अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे, एक का पहला कार्बन चौथा कार्बन पहला चौथा, तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज की इस तरह जुड़ने से जो बहुलक बनेगा उसे हम एमिलोज कहते हैं। और फिर आता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन क्या होता है? एमिलोपेक्टिन ऐसा होता है जैसे आपका ये एमिलोज है, इसे उठा के यहाँ रख दिया हमने, देखो ये एमिलोज जो का त्यों यहाँ बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। ऊपर वाले अल्फा डी ग्लूकोज नीचे वाली श्रृंखला के साथ इस तरीके से साइड चेन बना रही हैं, यानी इसका छठा कार्बन है, देखो पांचवे के बाद छठा, इसका छठा कार्बन और उसका पहला कार्बन, यानी जो हमारा एमिलोज है उसके किसी भी ग्लूकोज के छठे कार्बन से यदि कोई नई श्रृंखला जुड़ रही है एमिलोज की, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एमिलोपेक्टिन। ये यानी आपका जो स्टार्च होगा, स्टार्च में बहुत सारे तो ऐसे पड़े हुए होंगे और बहुत सारे पड़े होंगे ऐसे, जिनमें साइड चेन में इस तरह जुड़ा हुआ होगा ग्लूकोज, तो उसे यदि साइड चेन है नहीं, सीधी श्रृंखला है, उसे तो कहते हैं एमिलोज। और यदि साइड चेन हो इस तरह की तो उसे कहते हैं एमिलोपेक्टिन। हर एक इकाई है ग्लूकोज ही। तो जल में एविले स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है, अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला होती है, यानी ये चेन ऐसी है, श्रृंखला ऐसी जिसमें शाखाएं निकल रही हैं। यही डिफरेंस है एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में। अब आते हैं स्टार्च के बाद सेल्यूलोज। स्टार्च के बाद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी तो एक पॉलीसेकेराइड है, केवल पौधों में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण इससे होता है। बीटा डी ग्लूकोज से बनी तिरछी श्रृंखलाएं इसमें होती हैं, एक कार्बन चौथे कार्बन के बीच आपको बंध मिलेगा। देखो ये पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन, पहला कार्बन, ये जो है बीटा डी ग्लूकोज हैं। स्टार्च में होते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसमें होते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज और सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज। ये है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसमें एक तिरछी श्रृंखला है, सारे एक जैसे हैं, बस पहले कार्बन से आपको चौथा कार्बन जोड़ना है और ऊपर की तरफ को एक तरह से सीढ़ियां बनाते जाना है। ऐसा होता है आपका सेल्यूलोज। ये संरचना बनानी आनी चाहिए आपको। उसके बाद हमारा अब जो है ना, कार्बोहाइड्रेट तो हो गया पूरा। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों में जो सबसे पहला पोषक तत्व हमने पढ़ा है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड की। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है एमिनो एसिड, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। इनमें NH2 व COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। NH2 ग्रुप होता है और COOH ग्रुप। देखो ये आपके पास एक तो NH2 ग्रुप है इसमें और एक COOH ग्रुप है, तो इसे मैं कहूँगा कि ये एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड। फिर आपसे कोई पूछता है एमिनो एसिड का वर्गीकरण, तो एमिनो एसिड का वर्गीकरण आप कर सकते हो एमिनो ग्रुप की स्थिति के आधार पर कि कितने एमिनो ग्रुप उसमें कहाँ कहाँ हैं। एक तो होता है अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड उसे कहते हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके जस्ट बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यदि एमिनो ग्रुप अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी अल्फा कार्बन पर यदि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप यदि अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसे आप अल्फा एमिनो एसिड कहोगे। तो NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन एटम पर प्रेजेंट, जैसे यहाँ देखो ये एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है तो अल्फा एमिनो एसिड है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें भी एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है तो ये भी अल्फा एमिनो एसिड है। इसे आप कहोगे अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसलिए इथेनोइक एसिड कहा उसे। फिर होता है बीटा एमिनो एसिड। इसमें जो एमिनो ग्रुप है वो मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन से बराबर वाला अल्फा कार्बन फिर बीटा, तो यदि बीटा कार्बन के ऊपर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे आप बीटा एमिनो एसिड कहोगे। फिर आता है गामा एमिनो एसिड। गामा एमिनो एसिड कौन सा होता है? देखो प्रधान क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर वाला अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। यदि NH2 ग्रुप गामा कार्बन पर प्रेजेंट है तो आप उसे गामा एमिनो एसिड कहोगे। तो ये तो था एमिनो ग्रुप की स्थिति के आधार पर एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल कह दो। फिर आता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमारे एमिनो एसिड जो होते हैं उनमें से पहला प्रकार है उदासीन एमिनो एसिड।
उदासीन एमिनो एसिड की खासियत यह है कि जितने उसमें NH2 ग्रुप होंगे उतने ही COOH ग्रुप होंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है, उसकी अम्लीय है, फिर तो उदासीन हो गई। तो इसलिए देखो, जैसे इसमें देखो ग्लाइसिन में एक NH2 है और एक COOH है, तो ये उदासीन एमिनो एसिड है। अम्लीय एमिनो एसिड कौन से होते हैं कि इनमें COOH ग्रुप यानी जो अम्लीय ग्रुप है उसकी संख्या ज़्यादा होगी और NH2 ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख लो, इसमें COOH ग्रुप तो 2 हैं और NH2 ग्रुप 1 है, तो इसका मतलब ये एक अम्लीय एमिनो एसिड है। इसे एस्पार्टिक एसिड कहते हैं या अल्फा एमिनो सक्सेनिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो। तो अम्लीय एमिनो एसिड ऐसे होते हैं। फिर होते हैं क्षारीय एमिनो एसिड। क्षारीय एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप हैं, जो क्षारीय ग्रुप होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है और COOH ग्रुप की संख्या कम होती है। जैसे यहाँ देखो NH2 ग्रुप कितने हैं इसके पास, 2, और COOH ग्रुप तो एक ही है। तो लाइसीन एक ऐसा एमिनो एसिड है कि उसमें NH2 ग्रुप यानी क्षारीय ग्रुप ज़्यादा हैं और अम्लीय ग्रुप की संख्या कम है, इसलिए आप इसे क्षारीय एमिनो एसिड कह सकते हो। फिर हम बात करते हैं शरीर की आवश्यकता के आधार पर। आवश्यक एमिनो एसिड, आवश्यक में है जो हमें भोजन के रूप में चाहिए, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। एसेंशियल एमिनो एसिड, इनका निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनकी कुल संख्या 10 है, जैसे वेलिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टेडीन। 2-3 के नाम याद रखना। एक होते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड, इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, सिस्टीन है, एस्पार्टिक एसिड है। इनका निर्माण तो हमारे शरीर में होता रहता है, तो इन एमिनो एसिड को हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं एमिनो एसिड के भौतिक गुण। क्या क्या खासियत होती है एमिनो एसिड की? ये रंगहीन, मीठे तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एमिनो एसिड। इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये ज्विटर आयन यानी आंतरिक लवण बनाते हैं। अब ज्विटर आयन कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ज्विटर आयन। ये मान लो कोई अमीनो एसिड है RCH, एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप। क्या होता है इसमें कि जो H है वो तो यहाँ आ जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो बन गया NH3 पॉजिटिव और ये बन गया COO नेगेटिव। तो जब आप इस आयन की शक्ल ध्यान से देखोगे, आपको नॉर्मली पता है कोई भी आयन या तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर धनावेश होगा या तो ऋणावेश। इसके ऊपर धनावेश भी या ऋणावेश भी, अजीब तरह का आयन है। तो ऐसा आयन जिसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं, ऐसे आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन या आंतरिक लवण। नंबर 4, ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फा एमिनो एसिड किरेल अणु होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है सारे किरेल अणु है। किरेल का मतलब जिसमें जो केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वे अलग अलग हैं। देखो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसके देखो चारों ग्रुप अलग अलग हैं। जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय कार्बन परमाणु, उसके चारों तरफ यदि चारों के चारों अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच होते हैं तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम किरेल कार्बन कहते हैं और इसे पूरे अणु को हम कहते हैं किरेल अणु। किरेल को आप असममित या एसिमेट्रिक भी कह सकते हो। किरेल कह दो या चिरेल कह दो, किराल कह दो या चिराल कह दो, एक ही बात है, असममित कह दो। रासायनिक गुण, COOH ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं। यह आपके पास एमिनो एसिड है, देखो यदि इसका NaOH से रिएक्शन कर दिया तो यहाँ से H2O निकल गया और Na आ जाएगा इसकी जगह, यानी एसिडिक करेक्टर दिखाया इसने। जब H निकल गया तो अम्लीय लक्षण ही तो दिखाया। अब इसे देखो जरा, यह एमिनो एसिड है, इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करा है, HOH, ये निकल गया H2O, तो ये C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी अम्लीय लक्षण दिखाया। अम्लीय लक्षण तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि COOH ग्रुप के कारण अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं हम। यह आपका एमिनो एसिड है, इसका अपचयन कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 2H ऊपर 2 नीचे, ये H2O निकल गया और आपको अल्कोहल मिल गया। देखो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का जब भी अपचयन करते हैं तो अल्कोहल ही मिलता है, आपको पता है ना इस बात का, ऐसे मिलता है अल्कोहल। तो ये थी COOH ग्रुप यानी एसिडिक करेक्टर दिखाने वाली अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं NH2 ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं। NH2 ग्रुप, ये NH2 होता है क्षारीय।
तो क्या होता है कि ये RCH COOH यहाँ जोड़ दिया। यदि एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये निकल गया HCl, और आपको प्रोडक्ट मिल गया, योगात्मक उत्पाद मिल गया। यदि नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन करोगे तो आपको पता है OHNO सिखा रखा है ना, कर लोगे रिएक्शन। NOCl से रिएक्शन करोगे तो ये भी सिखा रखा है आपको, ClNO बना लोगे तीनों प्रोडक्ट। यदि आप फॉर्मल्डिहाइड HCHO से रिएक्शन करोगे तो H2O, ये H2O निकल जाएगा और आपका CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड CH2। अब हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट, अभी हमने पढ़ा था ज्विटर आयन, पढ़ा था ना ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को आप आंतरिक लवण भी कह सकते हो, द्विध्रुव आयन भी कह सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एमिनो एसिड है, H यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ COO नेगेटिव और यहाँ NH3 पॉजिटिव, इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो एमिनो एसिड में क्षारीय NH2 ग्रुप व अम्लीय COOH ग्रुप होते हैं। COOH ग्रुप एक H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है, जबकि NH2 ग्रुप एक H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करता है, जिससे आना चाहिए था, जिससे एक द्विध्रुव आयन प्राप्त होता है, जिसे ज्विटर आयन या आंतरिक लवण कहते हैं। अतः एमिनो एसिड उभयधर्मी व्यवहार दिखाता है, अर्थात अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है, क्षार के साथ भी, जब दोनों ही लक्षण दिखा रहा हो, अम्लीय भी क्षारीय भी। अब हमें पता होना चाहिए समविभव बिंदु। यदि आपके पास एमिनो एसिड है, इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है ज्विटर आयन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आते हैं पेपर में, हर साल। जिस भी क्वेश्चन के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, उसके बिना पेपर बनने का ही नहीं है। समविभव बिंदु का मतलब क्या है? यह आपका एमिनो एसिड है, देखो है ना एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। यदि एमिनो एसिड को आप अम्लीय माध्यम में रखते हो, तो अम्लीय माध्यम में रखोगे, उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे, तो NH2 उस H पॉजिटिव को ग्रहण करके NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब ये धनायन बन गया, अम्लीय माध्यम में धनायन बन गया, और धनायन किसकी तरफ चलेगा? कैथोड की ओर चलेगा। और यदि आप इसे रख दो क्षारीय माध्यम में जिसमें OH नेगेटिव हो, तो ये अपना H पॉजिटिव छोड़ देगा, ठीक है। यानी अम्लीय माध्यम में वो धनायन बनकर कैथोड की ओर गति करेगा, और क्षारीय माध्यम में वो ऋणायन बनकर एनोड की ओर गति करेगा। कौन? एमिनो एसिड। पर यदि मैं आपको कहूं कि हम तो एक ऐसा pH रखेंगे जिसमें वो ना तो एनोड की तरफ दौड़ना शुरू करे ना तो कैथोड की तरफ, तो ऐसे pH को हम कहते हैं समविभव बिंदु। तो अम्लीय pH होने पर एमिनो एसिड धनायन में बदलकर कैथोड की ओर गति करने लगता है, जबकि क्षारीय pH होने पर एमिनो एसिड ऋणायन में बदलकर एनोड की ओर गति करने लगता है, ठीक है ना। कैथोड की ओर कब गति करेगा? जब वो अम्लीय माध्यम में रखा होगा, अम्लीय pH में होगा, और क्षारीय में होगा तो ऋणायन में बदलेगा और एनोड की ओर गति करने लगेगा। परंतु एक निश्चित pH पर एमिनो एसिड पर धनावेश व ऋणावेश संतुलित हो जाते हैं, अतः एमिनो एसिड कैथोड व एनोड की ओर गति नहीं करता है। इस निश्चित pH मान को समविभव बिंदु कहते हैं। सभी एमिनो एसिड के लिए इसका मान अलग अलग होता है, समविभव बिंदु सभी एमिनो एसिड के लिए अलग अलग होगा। अब एमिनो एसिड के उपयोग, प्रोटीन का निर्माण इसी से ही होता है, वृद्धि के लिए आवश्यक है एमिनो एसिड, हार्मोन्स का निर्माण भी इसी से होता है, शरीर से विषैले पदार्थों का निष्कर्षण भी एमिनो एसिड ही करते हैं। एमिनो एसिड पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रोटीन पढ़ना था ना हमें, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, और आपको पता है प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है। प्रोटीन भी क्या है? पोषक तत्व। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, चलो ध्यान से समझना हर एक चीज को। प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाले बहुलक होते हैं, यानी बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। पता है ना अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं? जिसमें NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर जुड़ा हो। अल्फा एमिनो एसिड इकाइयां आपस में
पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। यानी बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में जो जुड़ते हैं, वो बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये सवाल आ जाता है परीक्षा में कि प्रोटीन में जब अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो दो अल्फा एमिनो एसिड जिस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो आप बताओगे पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन को बहुलीकृत एमिनो अम्ल एमाइड भी कहते हैं, यानी पॉलीमराइज्ड एमिनो एसिड एमाइड। बहुली बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे जब तो प्रोटीन को हम कह रहे हैं कि वो बहुलीकृत एमिनो अम्ल एमाइड है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? दाल, दूध, पनीर, अंडा, मूंगफली, मांस, इन सब से प्रोटीन मिलता है। और ध्यान रखना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 54%, मांस में 22% है, अंडे में 14% है, गेहूं में 12% है, दूध में 4% है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है, इतना मांस और अंडे में भी नहीं होता प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आणविक संरचना के आधार पर पहला प्रोटीन होता है रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। इसमें प्रोटीन अणु आपस में जुड़कर रेशों का निर्माण करते हैं। रेशे का मतलब धागे जैसी संरचना। जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे किरेटिन। बाल, नाखून, त्वचा में किरेटिन प्रोटीन मिलता है जो एक रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रियोन रेशम में, मायोसिन मांसपेशियों में, कोलेजन अस्थि और टेंडन में। पता है ना, टेंडन, अस्थि तो हड्डी को कहते हैं, टेंडन माने अस्थियों को जोड़ने का कुछ सिस्टम। बायोलॉजी के बच्चों को बताए टेंडन्स क्या होते हैं। फिर होता है गोलीय या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इनमें प्रोटीन के अणु आपस में मिलकर गोले या ग्लोब्यूल बनाते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, वे नहीं थे जल में घुलनशील। रेशेदार प्रोटीन पानी में नहीं घुलते, जबकि गोलाकार या गोलीय प्रोटीन पानी में घुल जाते हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन। ये सब क्या है? ये गोलीय प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है बेटे। फिर हमें पढ़ना है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। एक तो होते हैं सरल प्रोटीन। इनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, जैसे आपका प्रोलेमिन, ग्लूटेनिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। एक होते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन कौन से होते हैं? इनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो एसिड के साथ अप्रोटीनीय भाग, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, वो भी प्राप्त होगा। तो जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा उन्हें तो हम कहेंगे सरल प्रोटीन, और जिनके जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो एसिड के साथ प्रोस्थेटिक समूह यानी अप्रोटीनीय भाग भी मिलेगा उसे हम कहेंगे संयुग्मी प्रोटीन। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक समूह होता है न्यूक्लिक अम्ल। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक समूह होता है शर्करा। एक होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न माने जो दूसरों से उत्पन्न हो रहे हो। ये सरल या संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार या एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये सब कैसे हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन हैं। ये तो था संरचना के आधार पर। फिर हम बात करेंगे कार्य के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कार्य के आधार पर संरचनात्मक प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, जैसे कोलाजन, चमड़ी, कार्टिलेज, अस्थि। एक होते हैं संकुचित प्रोटीन, ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जैसे मायोसिन, एक्टिन आदि। मतलब संरचनात्मक प्रोटीन जो है वे रेशेदार होते हैं सारे, जैसे ये एग्जाम्पल लिखे हुए। संकुचित प्रोटीन मांसपेशियों में ही तो संकुचन और अनुशीतलन होता है, मसल्स ही तो स्ट्रेच होती हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। हार्मोन्स भी क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन का एक प्रकार है, जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन। और एंटीबॉडी, जैसे रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन, ये एंटीबॉडी हैं, ये भी प्रोटीन ही होते हैं। और रक्त प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। एक होते हैं टॉक्सिन, ये विषैले होते हैं, जैसे सांप का विष। अब यहाँ एक हेडिंग आया, नोट ध्यान से समझना इसे, नोट को। जब एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? पेप्टाइड। और पेप्टाइड जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं।
और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे तो पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड आपस में मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये एमिनो एसिड है और ये भी एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड है, देखो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप जब आपस में जुड़ेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, इसका भी H निकल जाएगा, उसका भी OH, ये जुड़ गया आपस में। देखो NHCH2CO, NHCH2CO, ये जो बीच में बॉन्ड बना ना यहाँ CO और NH के बीच में, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ध्यान एक बात और रखनी है कि अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सरल पेप्टाइड बनते हैं, और सरल पेप्टाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलते हैं तो पेप्टोन, और पेप्टोन आपस में मिलते हैं तो प्रोटियोज, और प्रोटियोज आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन। ये दोनों ऑर्डर आपको दोनों नोट याद रखने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इनकी कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है आपको जरूर। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना की। प्रोटीन की संरचना का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जा सकता है। एक तो होती है प्राथमिक संरचना प्रोटीन की। एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर प्राप्त होने वाली संरचना यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो एमिनो एसिड एक निश्चित क्रम में जब आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिलती है उसे हम कहते हैं कि वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। एमिनो एसिड के क्रम को बदलने से प्रोटीन के गुण भी बदल जाते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। द्वितीयक संरचना क्या है भाई? प्राथमिक संरचना तो समझ में आ गई कि अलग अलग एमिनो एसिड एक निश्चित क्रम में जब जुड़े होंगे तो उससे हमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना मिल जाएगी। द्वितीयक संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ये 2 प्रकार की होती है द्वितीयक संरचना, और इसमें से सवाल आता है। इसमें से एक तो होती है अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या होता है? इसमें एक एमिनो एसिड के CO ग्रुप तथा चौथे एमिनो एसिड के NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। एग्जाम्पल किरेटिन, मायोसिन, एक्टिन। यानी हमें ध्यान रखना है कि CO ग्रुप, एक CO ग्रुप चौथे NH ग्रुप के साथ जुड़ेगा और उससे कुंडलित हो जाएगी श्रृंखला। जैसे ये संरचना आप दिखाई दे रही होगी आपको, देखो इसमें क्या है कि ये CO ग्रुप और इससे चौथे नंबर वाला NH ग्रुप, ये CO ग्रुप इससे चौथे नंबर वाला NH ग्रुप एक ही श्रृंखला है, और उसमें पहले CO और चौथे NH ग्रुप के बीच ये डॉटेड जो बॉन्ड दिखा रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये श्रृंखला सीधी ना होकर थोड़ी सी क्या सी होगी, कुंडलित होगी, घूमगी। इसे कहते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना का चित्र बनाना आना चाहिए आपको, बिल्कुल बना लोगे। आगे आ जाओ। द्वितीयक संरचना का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं बीटा लहरिया परत संरचना। इसमें एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है और एक ये है। ध्यान ये रखना है, देखो CONHRCH, 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 ठीक है। उसमें तो आप जो है NHRCH CO NHR ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें नीचे से ऊपर जाना, NHRCH CO NHRCH CO NHRCH CO NHRCH, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर हैं पर विपरीत रूप से समांतर हैं। बस ध्यान ये रखना है कि CO और NH जहाँ पास पास आएंगे ना, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है जहाँ जहाँ भी आ रहे। इनमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, ऐसा लिख सकते हो आप, समांतर लिख दो या प्रति समांतर, तथा उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। यह भी द्वितीयक संरचना है। द्वितीयक संरचना में दूसरे प्रकार की है जिसे हम कहते हैं बीटा लहरिया परत संरचना, ठीक है बेटे। और एक होती है तृतीयक संरचना। अब प्रोटीन की तृतीयक संरचना देखो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने, लिपटने, कुंडलीकृत होने के कारण एक त्रिविम संरचना बनती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की तृतीयक संरचना। भाई प्राथमिक संरचना में तो सीधे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए थे और कुछ नहीं था। द्वितीयक संरचना में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड यदि एक ही श्रृंखला के बीच बन गए तो वो भी द्वितीयक संरचना है, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वो भी द्वितीयक संरचना है। तृतीयक संरचना में कह रहे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने से,
लिपटने से, कुंडलीकृत होने से एक त्रिविम संरचना जो बनती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे बहुत सारे, एसएस बॉन्ड बनेंगे जिन्हें डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। विद्युत आकर्षण बल इसमें बहुत सारे होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं केराटिन, कोलेजन, एंजाइम और एंटीबॉडीज। इन सब में आप तृतीयक संरचना आपको देखने को मिलेगी। फिर आती है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। कौन सी संरचना? चतुष्क। चतुष्क संरचना। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में सह संयोजक बंधों के अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड, विद्युत आकर्षण बल, वांडरवाल बलों द्वारा जुड़कर वृहद, वृहद माने बहुत बड़ी, त्रिविम संरचना बनाती हैं, तो उसे चतुष्क संरचना कहते हैं। यह सबसे अधिक स्थायी संरचना होती है। नोट: प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाने वाले बंध पता कौन कौन से हैं? एक तो आयनिक बॉन्ड है, जिसे साल्ट बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध भी आप कहते हो। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स के नाम याद रखने हैं जो प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण की। प्रोटीन का विकृतीकरण, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन के विकृतीकरण को हम कहते हैं प्रोटीन का सड़ जाना। भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है। ग्लोब्यूल खुल जाते हैं, हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे ही विकृतीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अंडे को उबालने पर एल्ब्यूमिन का अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तन और दही का जमना। इनमें क्या होता है? विकृतीकरण हो जाता है किसका? प्रोटीन का। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के उपयोग की। प्रोटीन किस किस काम आता है हमारे? पेशियों का निर्माण प्रोटीन से होता है, वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत प्रोटीन से होती है, एंजाइम व हार्मोन का निर्माण प्रोटीन से होता है, रक्त व शरीर के द्रवों की पीएच का नियंत्रण प्रोटीन से होता है, एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनती हैं, आनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम या विकर की। एंजाइम या विकर भी कह सकते हो, या जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हो। एंजाइम जर्मन भाषा का एक शब्द है, जहां एन का मतलब तो होता है इन, और जाइमेज का मतलब होता है यीस्ट यानी खमीर। एंजाइम को सर्वप्रथम खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये गोलीय प्रोटीन होते हैं। एंजाइमों के गुणधर्म देखो क्या क्या होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नंबर 1, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। नंबर 2, इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। नंबर 3, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को घटाकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ा देते हैं। नंबर 4, किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एंजाइम की बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा नहीं चाहिए एंजाइम, जैसे उत्प्रेरक बहुत कम चाहिए, इसी तरह एंजाइम भी बहुत कम चाहिए। एंजाइम अनुकूलतम ताप व पीएच पर सक्रिय होते हैं। मंदक एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ये एंजाइम के क्या हैं? गुण। और अब हम बात करेंगे एंजाइम की क्रियाविधि की। एंजाइम किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, एंजाइम के बिना सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन की सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलोजूल प्रति मोल है, परंतु एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा हो जाती है 2.15 किलोजूल प्रति मोल। घट गई ना, तो अभिक्रिया का वेग तो बढ़ ही जाएगा। एंजाइमों के उपयोग देखो। बिना एंजाइमों के, ध्यान से समझना बिल्कुल, बिना एंजाइमों के एक बार का भोजन पचाने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। आप सुबह ब्रेकफास्ट करो, खाना खाओ, तो एंजाइम यदि आपकी आहार नाल में नहीं निकल रहे तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट पचाने में 50 साल लग जाएंगे डाइजेशन में। अब खुद देख लो क्या उपयोगिता है। ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से
एल्बिनिज्म रोग हो जाता है जिसमें पूरी त्वचा सफ़ेद हो जाती है। फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से फिनाइल कीटोन यूरिया रोग हो जाता है जिससे संतान उत्पन्न होने में समस्या होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की रुधिर वाहिकाओं में रक्त का थक्का न बनने देना, ये इसका काम है, नहीं तो खून की नलियों में खून ही जम जाएगा। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए आवश्यक है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए आवश्यक है। ये जो उपयोगिता है ना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट। जैसे माल्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना। अल्फा एमाइलेज एंजाइम का काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना। यूरिएज एंजाइम का काम क्या होता है, यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ना। पेप्सिन व ट्रिप्सिन प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आपको एंजाइम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एंजाइम उत्प्रेरण बाय KMD सहारनपुर, बहुत डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा। और आप सर्च कर सकते हो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि बाय KMD सहारनपुर। वैसे तो केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना हो, उस टॉपिक का नाम लिखो यूट्यूब पर और बाद में लिख दो बाय KMD सहारनपुर और सर्च कर लो, आपको केमिस्ट्री के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तुरंत वही लेक्चर खुलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। विटामिन, अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। छठी क्लास से आप विटामिन्स को पढ़ते हुए आ रहे हो। ये एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले एमाइंस को विटामाइंस कहते हैं। फंक ने विटामिन नाम दिया था वाइटल प्लस एमाइंस के लिए। विटामिन सब सजीवों के शरीर में नहीं बनते हैं। अब विटामिन का वर्गीकरण यदि आप करते हो तो दो प्रकार के होते हैं विटामिन। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, ध्यान रखना, ये शरीर से उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ADE को आपको अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वसा में घुलनशील हैं। दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन BCH, मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं क्योंकि जल में घुलनशील हैं, इसलिए इन्हें लगातार ग्रहण करते रहना चाहिए। अब देखो, यहाँ विटामिन है, यहाँ उसका स्रोत है और यहाँ उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। सबसे पहले है विटामिन A जिसे रेटिनॉल कहते हैं और जीरोफ्थॉल भी इसे कहते हैं। C20H30O इसका सूत्र होता है। विटामिन A हमें मिलता है कॉड लीवर ऑयल से, मांस, अंडा, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम से। विटामिन A की कमी से रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, संक्रमण प्रतिरोध घट जाता है, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, त्वचा का शुष्क होना, ये सब विटामिन A की कमी से होने वाले रोग हैं। फिर हमें पता होना चाहिए विटामिन B1 का, जिसका नाम थायमीन होता है या एन्यूरिना भी इसे कहते हैं। विटामिन B1 हमें मिलता है चावल की छीलन से, गेहूं की छीलन से, खमीर से, अंडे से। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, भूख न लगना, पेशियां कमज़ोर होना, ये सब विटामिन B1 की कमी से होते हैं। और विटामिन B1 के बाद आता है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2 हमें मिलता है चावल की छीलन से, खमीर, दूध, पनीर, अंडा, मांस और हरी सब्जियों से। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है, जीभ पर दाने हो जाते हैं। फिर आता है विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 हमें मिलता है यीस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि से। विटामिन B3 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तंत्री का तंत्र खराब हो जाता है। फिर आता है विटामिन B6 जिसे पीरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 हमें मिलता है यीस्ट, चावल, मक्का, गेहूं, अंडा, मांस, मछली, दूध, ताजी सब्जियों से। और विटामिन B6 की कमी से अरक्तता, रक्त अल्पता, एनीमिया जो भी आप इसे कहते हो, और मरोड़ पड़ना जिसे आप ऐंठन भी कहते हो, ऐंठन। ठीक है। फिर आता है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलता है मांस, मछली, अंडा, दही, दूध से। और इससे होता है प्राणासी अरक्तता यदि इसकी कमी हुई, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अरक्तता का मतलब खून की कमी होता है, एनीमिया जिसे आप कहते हो, एनीमिया। फिर होता है बेटे फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल भी एक विटामिन है जो यीस्ट, यकृत, गुर्दा, अंडा, मांस, केला, नींबू और हरी सब्जियों से हमें मिलता है। इसकी कमी से भी अरक्तता या रक्त अल्पता का प्रॉब्लम हो जाता है।
फिर आता है विटामिन एच, जिसे हम बायोटीन कहते हैं। विटामिन एच हमें मिलता है यीस्ट, यकृत, गुर्दा, दूध, हरी सब्जियां, गेहूं और मूंगफली से। विटामिन एच की कमी से होता है चर्म रोग यानी स्किन की बीमारियां, लकवा और बाल झड़ना। फिर आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों, नींबू, संतरा, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर और हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, चटक जाती हैं मुड़ने पर, लचीलापन खत्म हो जाता है। मसूड़े फूलना, खून चलना, दांत टूटना, मसूड़ों से खून चलता है। फिर आता है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। यह धूप, मछली के यकृत का तेल और दूध से हमें मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और सूखा रोग हो जाता है, इसे रिकेट्स भी कहते हैं और सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें भी हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई हमें मिलता है गेहूं के अंकुर का तेल, बिनोले का तेल, सूरजमुखी का तेल और अंडे से। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, एक तो होता है बंध्यता यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाना और पेशियां कमजोर हो जाती हैं। फिर आता है विटामिन के, जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन के हमें मिलता है पालक, पत्ता गोभी, पत्तेदार सब्जियों से और गाजर से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, चोट लगने पर खून बहता रहता है विटामिन के की कमी से। अब आते हैं हमारे पास जो अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में है, वो है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल यौगिक होते हैं। मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए, एक तो आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए केंद्रक में मिलता है और आरएनए कोशिका द्रव्य में मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, तीन घटक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में, एक तो शर्करा, एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक और एक फास्फेट समूह। तीन चीज होती हैं। तो कैसी होती हैं ये तीन चीज, देख लो जरा। शर्करा तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो डी माइनस राइबोज, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और एक होगा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लो। शर्करा दो प्रकार की हैं, एक तो डी राइबोज और एक 2 डी राइबोज। समझ में आ रहा ना आपके? देखो दूसरे कार्बन को देखो, यहाँ डिफरेंस सिर्फ दूसरे कार्बन में है। ऊपर एच है, हाँ जी एच है, नीचे इसमें ओ एच है, इसमें एच है, बस बाकी सब सेम है। ये ऐसी तो होती हैं शर्करा। नाइट्रोजन युक्त क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पिरिमिडीन व्युत्पन्न, एक प्यूरीन व्युत्पन्न। ये ध्यान रखना। और बेटे पिरिमिडीन व्युत्पन्न होते हैं तीन प्रकार के, एक तो यूरेसिल, एक साइटोसिन और एक थाइमिन। नाम याद रखने हैं और संरचना याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। संरचना यदि पेपर सेटर पूछता है तो बनाकर आ जानी है आपको। और प्यूरीन व्युत्पन्न होते हैं दो प्रकार के, एक तो एडिनिन और एक ग्वानिन। इनकी संरचना यदि आप बनाना सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट को ध्यान से देखो जरा। नोट में लिखा हुआ है कि जो थायमीन है ना, वो केवल डीएनए में मिलता है और यूरेसिल मिलता है केवल आरएनए में। अब हम बात करेंगे तीसरे घटक की। तीसरा हिस्सा होता है न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट समूह। ये होता है PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होता है जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिल जाते हैं ना, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। देखो ये तो शर्करा है, ये नाइट्रोजनी क्षारक है, दोनों आपस में मिल गए, दोनों जुड़ गए, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमें न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से बड़ी चीज होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब शर्करा, क्षारक और फास्फेट आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और आपको बताया शर्करा और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो आप इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो कि जब न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, शर्करा तो ये रहा, ये शर्करा है, और क्षारक ये रहा, ये क्षारक है नीले रंग का, और फास्फेट ये है,
ये तीनों जब आपस में मिल गए, ये संरचना बनानी आनी चाहिए आपको, ये तीनों जब आपस में मिल गए तो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ जो है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के कुछ एग्जाम्पल हैं। जब क्षारक और शर्करा आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट या फास्फोरिक एसिड मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसे एडिनोसाइन, ये एडिनिन और राइबोज के मिलने से बनेगा, और एडिनाइलिक अम्ल एडिनोसाइन और H3PO4 के मिलने से बनेगा। 4 ऊपर लिखा हुआ है, वो देख लेना। ग्वानोसाइन कब बनेगा? जब ग्वानिन और राइबोज मिलेंगे। और ग्वानाइलिक एसिड कब बनेगा? जब ग्वानोसाइन और फास्फोरिक एसिड आपस में मिलेंगे। साइटिडीन कब बनेगा? जब साइटोसिन और राइबोज आपस में मिलेंगे। और साइटिडाइलिक अम्ल कब बनेगा? जब साइटिडीन और H3PO4 आपस में मिलेंगे। डीऑक्सीथाइमिडीन कब बनता है? जब थाइमीन और डीऑक्सीराइबोज मिलते हैं। और यूरिडाइलिक अम्ल कब बनता है? जब यूरिडीन और H3PO4 आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। 2 प्रकार की होती है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। प्राथमिक संरचना की बात करते हैं। देखो बहुत आसान है। फास्फेट, फास्फेट शर्करा क्षारक, फास्फेट शर्करा क्षारक, फास्फेट शर्करा क्षारक, और नीचे भी फास्फेट शर्करा क्षारक। जब फास्फेट शर्करा क्षारक आपस में मिलते रहते हैं ना, तो प्राथमिक संरचना बन जाती है। देखो, फास्फेट शर्करा क्षारक, फिर फास्फेट शर्करा क्षारक, फिर फास्फेट शर्करा क्षारक, फिर नीचे फास्फेट शर्करा क्षारक। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, संरचना बनानी है तो वैसे बना दो, लिखना है तो ऐसे लिख दो। ये होती है प्राथमिक संरचना। अब यहाँ कुछ चीज ध्यान रखनी है आपको। नोट, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड जो होता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हम बात करेंगे द्वितीयक संरचना की, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। वाटसन और क्रिक ने दी थी है। एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है, और एक ये है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुंडलित हैं, और इनमें ध्यान रखना है कि जहाँ ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ोगे ना, वहाँ आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। बाकी एडिनिन थाइमीन में बनाने हैं 2। बस यहाँ 2 ही कॉम्बिनेशन है, या तो G और C जुड़ रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड से, या A और T जुड़ रहे होंगे डबल बॉन्ड से। सीक्वेंस को कैसे भी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, बहुत सारी बातें इसमें सीखनी है। यह संरचना वाटसन और क्रिक ने दी थी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर हैं, एक दूसरे के 2 चेन हैं। एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड आपस में शर्करा फास्फेट सहलग्नता द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब एक श्रृंखला के जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं वे तो आपस में जुड़े ही होंगे। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। ये कहीं ट्रिपल कहीं डबल बॉन्ड बना रखे हैं ना, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। एडिनिन व थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम। जो शर्करा के अणु हैं उनके बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना है, शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी। और डीएनए अणु का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो डीएनए अणु का व्यास है पूरा, ये 20 एंगस्ट्रॉम है। और एक जो चक्र है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्र पूरा हुआ। देखो यहाँ से चला, हो गया एक चक्र पूरा। एक चक्र जो है, एक चक्र 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, और इसमें 10 जोड़े होने चाहिए। देखो 10 हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 जोड़े होने चाहिए। बस ध्यान रखना, इसमें आधे चक्र में आपको 5 बनाने हैं। सीक्वेंस आप बदल सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ AT लिखा तो आप भी AT लिखोगे। कहीं भी कुछ भी लिखो, बस ध्यान रखना है A और T के बीच में, ATO या TAO इनके बीच में तो डबल बॉन्ड हो, GC या CG इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ये ध्यान रखना है बस। और एक आधे चक्र में 5 बनाने हैं हमें जोड़े। एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम यानी 10 युगल क्षारक उसमें होते हैं। केंद्रक की अंतरावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी दोनों इस तरह खुल जाएंगे जैसे आपकी जैकेट की जिप खुल जाती है अलग अलग। डीएनए के 1 पिकोग्राम का भार
एक पिकोग्राम भार की लंबाई जो होती है 31 सेंटीमीटर होती है। पिरीडीन व प्यूरिन क्षारकों का अनुपात 1:1 होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का अणुभार 600 होता है। अब बात करते हैं आरएनए की, डीएनए की बात कर ली। ये भी उच्च अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इनमें राइबोस शर्करा होती है। इनमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह एकल रज्जु होता है, वो तो डबल हेलिकल था, इसमें एक ही मिलेगा। आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए को कहते हैं अंतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है। डीएनए स्वयं प्रतिकरण या रेप्लिकेशन के कारण माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचाते हैं। न्यूक्लिक एसिड कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण तो आरएनए करता है, परंतु प्रोटीन संश्लेषण का संदेश डीएनए के पास होता है, ध्यान रखना। यहाँ एक नोट है बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड की खोज करी थी, आनुवांशिक कोड की खोज, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बारे में डिटेल में बात करी थी हमने प्रेस लेक्चर में। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। यानी आपके जो डीएनए है उसमें एक स्पेशल सीक्वेंस होगा, एक स्पेशल डिजाइन होगा बना हुआ, और वैसा डिजाइन आपके मम्मी पापा दादा दादी के डीएनए में मिलेगा। किसी मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक निश्चित क्रम होता है, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं: अपराधी की पहचान करने में, दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करने में, पैतृकता का निर्धारण करने में, किसी प्रजाति की पहचान करने में। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कमाल है ये सारा। अब हम बात करेंगे मनुष्य के शरीर में ग्रंथियों के बारे में। दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती हैं नलिकाकार ग्रंथियां, जिन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। एक होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें से जो द्रव निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम, और एंजाइम नलियों द्वारा उचित स्थान पर पहुंचाया जाता है। जैसे जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय आदि, ये सब क्या हैं? ये नलिकाकार ग्रंथियां या बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जिनमें से एंजाइम निकलता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो द्रव निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन, और वे सीधा रक्त में घुलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहीं कार्य करता है। हार्मोन की ये खासियत है। हार्मोन खून में घुलकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब हार्मोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के द्रव निकलते हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है। इनका कार्य अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय, वृषण आदि से निकलने वाले हार्मोन्स। हार्मोन्स का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं हार्मोन्स। एक तो स्टीरॉयड होते हैं, एक एमीन होते हैं, एक पेप्टाइड होते हैं। 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन की। स्टीरॉयड हार्मोन, इनमें स्टीरॉयड नाभिक पाया जाता है। ऐसा होता है स्टीरॉयड नाभिक। जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण से निकलते हैं, पुरुष जननांगों के कार्य पर नियंत्रण करते हैं। एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो अंडाशय से निकलता है, स्त्री जननांगों के कार्य पर नियंत्रण करता है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कार्पस लूटियम से निकलता है, गर्भावस्था के विकास पर नियंत्रण करता है। एक होता है कॉर्टिसोन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। वसा, प्रोटीन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि के उपापचय पर नियंत्रण करता है कॉर्टिसोन हार्मोन। उसके बाद एमीन हार्मोन की बात करते हैं। वो तो स्टीरॉयड हार्मोन के कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। एमीन हार्मोन होते हैं, ये एमिनो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। जैसे एपिनेफ्राइन एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है,
हृदय गति व रक्त दाब को बढ़ाना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, वसा से वसा अम्ल का अपचयन। और एक आपका एमीन हार्मोन है थायरॉक्सिन, बहुत फेमस है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो गले में होती है। उपापचय, विकास, वृद्धि आदि पर नियंत्रण करना इसका कार्य है थायरॉक्सिन का। उसके बाद है हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो। बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन इसके द्वारा ही होता है, ऑक्सीटोसिन के। वैसोप्रेसिन प्रोस्टेट से निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से मूत्र के रूप में जल के उत्सर्जन को रोकना इसका कार्य होता है। इंसुलिन, ये तो पता ही आपको, अग्नाशय से निकलता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना इसका कार्य है। ग्लूकेगॉन, ये भी अग्नाशय से निकलता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना इसका कार्य है। जो ग्लाइकोजन लीवर में इकट्ठा हुआ था उसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ब्लड को उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। तो बेटे ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया रिवीजन में, और हमने पूरे सिलेबस का रिवीजन आज कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी कि PYQ सीरीज कब स्टार्ट होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। और वे क्लासेस किस तरह चलेंगी, कौन कौन सी क्लास यूट्यूब पर चलेगी और कौन सी क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी, इसकी भी पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।